हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग आरबीआई का एक और सर्कुलर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। सर्कुलर आपके सामने है और 1 जनवरी 2024 को ये सर्कुलर आरबीआई की तरफ से आया था। इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप का ये सर्कुलर है, क्या इसमें बताया गया है, क्या इसमें जिक्र किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ये सर्कुलर आया हुआ है, ये सर्कुलर है रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन बल्क डिपॉजिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए सर्कुलर आया हुआ है और इसमें जो बल्क डिपॉजिट होता है, बल्क डिपॉजिट को रिव्यू किया गया है। ठीक है ना। बल्क डिपॉजिट को इसमें रिव्यू किया गया है, उसके बारे में कुछ चेंजेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस सर्कुलर के जरिए। ठीक है। तो इस सर्कुलर में बात हुई है बल्क डिपॉजिट की। वो बात जो बल्क डिपॉजिट की हुई है वो हुई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की भी जो बात हुई है वो टीयर 3 और टीयर 4 के लिए हुई है। ठीक है ना। टीयर 3 और टीयर 4 के लिए हुई है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑन ए रिव्यू इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इनहेंस द बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर द शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टीयर 3 एंड टीयर 4। ठीक है। तो टीयर 3 और टीयर 4 के जो शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बल्क डिपॉजिट के बारे में ये दिशा निर्देश आया है और उसका रिव्यू किया गया है। रिव्यू करने के बाद में कुछ अमेंडमेंट वगैरह है, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। पूरा का पूरा डाटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एज इट इज़। जो कुछ भी लिखा दिख रहा है, इसके नोट्स वगैरह अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो देख के बना लीजिए। बाकी अगले 5 मिनट ध्यान से मुझे सुनिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में, आसान बोलचाल की भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अभी जो करंट का सिनेरियो है, इस नोटिफिकेशन के, इस सर्कुलर के आने के पहले, उसके हिसाब से बल्क डिपॉजिट का जो मतलब होता है वो होता है सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ 15 लाख रुपीज़ एंड मोर। ठीक है ना। यानी कि ये देखो इसमें लिखा गया है बल्क डिपॉजिट मीन्स सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 15 लाख एंड अबव। यानी कि 15 लाख रुपए या फिर इससे अधिक का जो अमाउंट होता है वो बल्क डिपॉजिट के अंतर्गत आता है। 14,999 रुपये होने पर भी ये बल्क डिपॉजिट में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मिनिमम मतलब जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए ही है। और ये 15 लाख रुपए मोदी जी वाले 15 लाख रुपए नहीं है। याद करने के लिए इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जो 15 लाख रुपए मोदी जी कहे थे देने के लिए वही वाला है। इस तरीके से कुछ ऐसा फ़नी टाइप का या कुछ और जो बनाना चाहते हो आप लोग अपने हिसाब से बना के इसको याद कर लेना। ठीक है। तो जो अभी वर्तमान सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से जो बल्क डिपॉजिट होता है उसका मतलब होता है सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ 15 लाख एंड अबव। 15 लाख रुपए या इससे अधिक का जो डिपॉजिट होगा वो बल्क डिपॉजिट में आएगा। 15 लाख रुपए से 1 रुपये भी कम होगा तो वो बल्क डिपॉजिट में नहीं आएगा, उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन रिव्यू करने के बाद में, ये जो रिव्यू करके ये नया सर्कुलर लाया गया है, रिव्यू करने के बाद में जो ये सर्कुलर लाया गया है उसके हिसाब से बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट है वो टीयर 3 और टीयर 4 के लिए, ध्यान रखना टीयर 3 और टीयर 4 की बात हो रही है। रिव्यू करने के बाद में जो बल्क डिपॉजिट की लिमिट है वो टीयर 3 और टीयर 4 के लिए 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है बढ़ा के। कहाँ से? 15 लाख रुपए से बढ़ा के। ठीक है ना। 15 लाख रुपए से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखना है। ठीक। 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए ये जो हो जाएगा ये बल्क डिपॉजिट में आएगा। लेकिन 1 करोड़ से कम रहेगा तो फिर वो बल्क डिपॉजिट में नहीं आएगा। और यही लिमिट अभी तक 15 लाख रुपए हुआ करती थी। और ये जो 1 करोड़ वाली लिमिट आई है ये टीयर 3 और टीयर 4 के लिए आई है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। टीयर पे भी हम लोग बात करेंगे, जो ये टीयर 1, 2, 3 है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले सर्कुलर को समझते हैं फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है ना। टीयर 3 एंड टीयर 4 के अलावा अन्य सभी यूसीबीज के लिए ये जो लिमिट रहेगी ये 15 लाख रुपए से, 15 लाख रुपए या इससे अधिक ही रहेगी, इतना जानना है बस। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 15 लाख एंड अबव फॉल ऑल अदर यूसीबीज अदर देन शेड्यूल्ड यूसीबीज इन टीयर 3 एंड टीयर 4। क्या कहा गया है? समराइज कर रहा हूँ, एक लाइन में बता रहा हूँ। टीयर 3 और टीयर 4 के जो यूसीबीज हैं उनके लिए बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक कर दी गई है। बाकी जो टीयर 1 और टीयर 2 के जो यूसीबीज हैं उनके लिए ये लिमिट जो है 15 लाख रुपए या फिर 15 इससे अधिक ही है। ठीक है ना। मतलब कि टीयर 1 और 2 के लिए ये लिमिट जो है ये बढ़ाई नहीं गई है, ये 15 लाख रुपए और इससे अधिक की है बल्क डिपॉजिट की। जबकि टीयर 3 और टीयर 4 के लिए ये लिमिट 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक की कर दी गई है, ये इसमें बताया गया है। बस इतना सा ये सर्कुलर है।
ठीक है, तो ये लिमिट आप लोग याद रखना। टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 1-2 का अलग पेयरिंग बन रहा है, इसके लिए 15 लाख रुपए, ठीक है ना, या फिर इससे अधिक का ही बल्क डिपॉजिट है। ठीक है, टीयर 3 और टीयर 4 के लिए लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये बढ़ा के जो किया गया है 1 करोड़ रुपए किया गया है, 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक की, और ये बात हो रही है बल्क डिपॉजिट की। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये थोड़ा सा इसको और डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। जो अभी एग्जिस्टिंग सेक्शन है और जो अमेंडमेंट के बाद में चीज़ें आई हुई हैं, इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, थोड़ा सा और आसान किया गया है। चीज़ें वही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, चीज़ें वही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप अभी जो एग्जिस्टिंग सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन दिस डायरेक्शन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द टर्म हेयरिन शैल बियर द मीनिंग ऑफ असाइंड टू देम बिलो, यानी कि बल्क डिपॉजिट मीन्स सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹15 लाख एंड एबव। ठीक है ना, मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं इस अमेंडमेंट होने के पहले, उसके हिसाब से बल्क डिपॉजिट का मतलब 15 लाख रुपए या फिर इससे अधिक का है। लेकिन अमेंडमेंट किया गया तो ये जो बल्क डिपॉजिट है इसका मतलब बदल दिया गया, और इसका जो मतलब बदला गया 2 तरीक़ों से बदला गया। टीयर 3 और टीयर 4 के लिए इसका मतलब बदला गया। टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जो मतलब हो जाएगा 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक हो जाएगा, यानी कि टीयर 3 और टीयर 4 के जो ईसीबीज होंगे उनके लिए बल्क डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक हो जाएगा। अगली लाइन जो इसमें कही गई है, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹15 लाख एंड एबव फॉर ऑल अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि अदर देन शेड्यूल्ड यूसीबीज ऑफ इन टीयर 3 एंड टीयर 4, यानी कि टीयर 3 और टीयर 4 के अलावा जो और दूसरी यूसीबीज हैं उनके लिए जो बल्क डिपॉजिट का मतलब है वो अभी 15 लाख और इससे अधिक वाला ही है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक अलग से पेज में थोड़ा सा और आसान भाषा में ये बताया गया था, तो यहाँ से ये चीज़ें अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे टीयरिंग की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, इन सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कई सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि क्या होता है टीयर 2, 3, 4, 1, 2 ये सब चीज़ें ना। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा और ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुनिएगा। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आजकल क्या हो गया है कि पेपर का पैटर्न इस तरीके से चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है कि वो लोग जो आरबीआई सर्कुलर से, आरबीआई की गाइडलाइन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं। सर्कुलर के भी डीप में जा रहे हैं, पुराने सर्कुलर की भी तरफ जा रहे हैं और उससे कुछ और तरीके के भी क्वेश्चंस निकाल के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला गया है कि द आरबीआई हैज़ कैटेगराइज्ड ऑल द यूसीबीज एंड सैलरी अर्नर्स, ठीक है ना, एंड ऑल अदर यूसीबीज हैविंग डिपॉजिट अप टू 10 करोड़ रुपीज़ इन टीयर 1। ठीक है, तो ये करके कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या हैं ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें वही टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में बताया गया। टोटल आप ये लोग जान लो कि टोटल जो है 4 टाइप्स होती है टीयरिंग की। ठीक है ना, यूसीबीज़ के जो कैटेगराइज किया गया है 4 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है डिपॉजिट्स के हिसाब से। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज यूसीबीज़ इस कैटेगराइज्ड, है ना, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि यूसीबीज़ को कितने डिपॉजिट के हिसाब से कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। सर्कुलर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं बताया ना कि कई बार दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा, हमको अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करना होगा। उस हिसाब से हमको सोचना होगा कि आईबीपीएस या फिर जो दूसरे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हैं वो किस तरीके से सोच सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस हिसाब से भी हमको काम करना होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने सभी यूनिट यूसीबीज़ को, सैलरी अर्नर यूसीबीज़ को और 100 करोड़ रुपए तक जमा करने वाले अन्य सभी यूसीबीज़ को टीयर 1 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहला पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है ना, आरबीआई हैज़ कैटेगराइज्ड ऑल यूनिट यूसीबीज़, सैलरी अर्नर यूसीबीज़ एंड ऑल अदर यूसीबीज़ हैविंग डिपॉजिट अप टू 10 करोड़ रुपीज़, उसको कैटेगरी टीयर 1 में रखा गया है। तो टीयर 1 की जो लिमिट हो जाएगी अप टू 100 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी। इसको नोट डाउन करते हुए चलना आप लोग। अप टू 100 करोड़ रुपीज़ जो हो जाएगी वो टीयर 1 की लिमिट हो जाएगी। ठीक है ना, टीयर 2 की जो लिमिट होगी 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक जमा करने वाले यूसीबीज़ को टीयर 2 में रखा गया है। टीयर 2 इट हैज़ प्लेस्ड यूसीबी विद डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ एंड अप टू 1000 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, यानी कि 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट वाले यूसीबीज़ को टीयर 2 में रखा गया है, जबकि टीयर 3 में जो रखा गया है वो 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक के जो यूसीबीज़ हैं उनको टीयर 3 में रखा गया है।
टीयर 3 में 1000 करोड़ से अधिक और 10,000 करोड़ तक जमा वाले यूसीबीज को रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले यूसीबीज को टीयर 4 में रखा गया है, ये भी इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। यूसीबीज विद डिपॉजिट्स मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज हैव बीन कैटेगराइज्ड इन टीयर 4। तो टीयर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक डिपॉजिट वाले यूसीबीज को रखा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि यदि कोई यूसीबी डिपॉजिट में वृद्धि होने के कारण हायर टीयर में ट्रांजिट हो जाता है या फिर हायर टीयर में मूव करता है, तो उसे हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का अनुपालन करने के लिए मैक्सिमम 3 साल का ग्लाइड पाथ यानी कि 3 साल का समय उसे प्रदान किया जाएगा। ये अगला लाइन बोल रहा है, इफ़ ए यूसीबी ट्रांजिट to a higher tier on account of increase in deposits in any year, it may be provided a glide path of up to a maximum of 3 years to comply with higher regulatory requirements, ठीक है ना। 3 ईयर भी याद रखना, ये 3 ईयर भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई यूसीबी होता है और उसके डिपॉजिट में वृद्धि हो जाती है, ये जैसे बोला ना कि अब 100 करोड़ के में है कोई यूसीबी और उसके डिपॉजिट में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो जो दूसरा टीयर 2 वाला जो लिमिट है 100 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ के बीच में आ जाता है, इस तरीके का अगर कोई सिनेरियो बनता है, ठीक है ना, तो उसकी यहाँ उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। यदि कोई यूसीबी जिसके डिपॉजिट में वृद्धि हो जा रही है, जिसका डिपॉजिट इंक्रीज हो जा रहा है, उसके कारण वो अपने एग्जिस्टिंग टीयर से यानी कि जिस वर्तमान टीयर में वो है उससे अगले टीयर में वो मूव कर रहा है, उससे अगले टीयर में वो ट्रांजिट कर रहा है, तो फिर उसे हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का अनुपालन करना होगा और इसके लिए उसको मैक्सिमम 3 साल का समय मिलेगा, मैक्सिमम 3 साल का ग्लाइड पाथ उसको मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये 3 ईयर्स वाला पॉइंट भी याद रखना, हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। आजकल सर्कुलर से भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सर्कुलर को भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं करना, क्योंकि लोग सर्कुलर भी पढ़ने लगे हैं, तो जब सभी सर्कुलर पढ़ लेंगे तो सर्कुलर के भी डीप में वो लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके इधर उधर से ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, तो इन सारी बातों को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आरबीआई ने एक दूसरा सर्कुलर जारी किया हुआ था और सर्कुलर में आरबीआई ने यूसीबीज के नेटवर्थ और कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी दिया था, ठीक है ना। वो क्या बोला गया था, उसमें क्या कहा था आरबीआई ने, उसमें आरबीआई ने ये कहा था कि एक ही जिले में कार्यरत यूसीबी टीयर 1 यूसीबी की मिनिमम जो नेटवर्थ होगी वो 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक है ना, वो 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। टीयर 1 यूसीबी ऑपरेटिंग इन ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 करोड़, यानी कि किसी एक सिंगल जिले में फंक्शनल, किसी एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेटिंग टीयर 1 यूसीबी की जो मिनिमम नेटवर्थ होगी वो 2 करोड़ रुपए होगी। अगली लाइन जो बोली गई है, फॉर ऑल अदर यूसीबीज यानी कि टीयर 2 टीयर 3 टीयर 1 2 3 वो उनके लिए जो ये मिनिमम नेटवर्थ वाली जो लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, फिर से सुनो आप लोग इस बात को। एक ही जिले में कार्यरत टीयर 1 यूसीबी की जो मिनिमम नेटवर्थ होगी वो 2 करोड़ रुपए होगी। बाकी टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 के अन्य सभी यूसीबीज के लिए ये जो मिनिमम नेटवर्थ वाली जो लिमिट है ये 5 करोड़ हो जाएगी। एक ही जिले वाले के लिए ये 2 करोड़ रहेगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। और यूसीबीज के लिए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रिक्वायरमेंट की भी बात करें हम लोग, उसका भी जिक्र नोटिफिकेशन में हुआ था, उसके लिए भी एक अलग से सर्कुलर आया हुआ था। तो टीयर 1 यूसीबीज को रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मिनिमम 9% कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा, जबकि टीयर 2 से टीयर 4 तक की यूसीबीज के लिए ये जो लिमिट होगी ये 12% की होगी, ठीक है ना, ये 12% की होगी। The central bank has also prescribed a minimum capital to risk weighted asset ratio requirement for UCBs, यानी कि tier 1 UCBs have to maintain a minimum capital to risk weighted asset ratio of 9% of risk weighted asset ratio on an ongoing basis, यानी कि risk weighted asset ratio का कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 9%
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा टीयर 1 यूसीबीज को, इसका मतलब ये हुआ। और ये बात हो गई टीयर 1 की। टीयर 2 और टीयर 3 को कम से कम 12% मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। टीयर 2 से टीयर 4 वालों को 12% ये याद कर लेना, टीयर 1 वालों का जो है वो 9% ये याद कर लेना, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि इसी सर्कुलर से रिलेट कर रही थी आरबीआई के, तो ये भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि सर्कुलर से भी क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं, उसके भी और डीप में वो लोग जाएंगे, तो हमको अपनी अप्रोच बदलनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको ये जानना होगा कि टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक के लिए जो ये डिपॉजिट वाली लिमिट होती है वो कितनी होती है, एक चीज़ ये हमको समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि ये जो मिनिमम नेटवर्थ है ये 2 करोड़ है और ये 5 करोड़ वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको हमको समझना है, ठीक है। इसके साथ साथ 9% और ये 12% ये जो हो रहा है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये मिनिमम जो परसेंटेज है, ये आपको ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी होंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एक पॉइंट्स और थे, इसको भी आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक। क्लास आज की ये ख़त्म होगी, अगली क्लास में हम लोग एक और बेहतरीन आरबीआई सर्कुलर के साथ आपके सामने आते हैं और एक और बेहतरीन आरबीआई सर्कुलर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।